नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल और महिला क्या कुछ मिला, योजनाओं का कितना बेनिफिट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि उस वक्त जब मोदी साहब 2014 में यही दिन थे, इससे पहले हालांकि इस वक्त ओथ ले चुके थे वो 26 मई को, तब यही बात आ रही थी कि बहुत वह नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सारे स्लोगन्स थे। तो हम जानना चाहेंगे कि 8 साल में कितना फर्क पड़ा है। क्या वास्तव में स्टार्टअप्स को वो जान मिल पाई है, उद्यमियों के रास्ते साफ हो पाए हैं, हमारी जीडीपी में महिलाओं का जो योगदान है उसमें किस खुशी के साथ में आगे कदम बढ़ रहे हैं, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हैं, जयपुर की पूर्व महापौर। जूही केडिया हमारे साथ महिला उद्यमी जुड़ी हुई हैं, और गुरुग्राम से डॉक्टर रश्मि अग्रवाल भाजपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं जूही, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। इस 8 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, या मैं कहूं कि किसी से किसी का, चलिए हम तुलना नहीं करें, लेकिन स्मूथली कोई काम हो पा रहा है? कितना स्मूथ है आपका वर्क अगर हम बात करें बिजनेस, उसका एटमॉस्फेयर या उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, आप अगर कोई नया इनोवेशन करते हैं तो उसके लिए जो रास्ते खुलने चाहिए, उसमें कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? मेरे को लगता है कि काफी अंतर है। हम जहाँ पे 8 साल पहले थे, हमारे पास डिजिटल इंडिया नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, फोन से कोई भी हम एक बिल तक जमा नहीं करवा पाते थे। तो वो अब आई थिंक कंफर्ट काफी ज्यादा आया है, वो सबके सामने ही काफी ज्यादा एविडेंट भी है, तो स्मूथनेस तो बिल्कुल है वहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर सेक्टर में अगर हम बात करें तो इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बहुत ज्यादा उसकी सराहना की जा रही है थ्रू स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आप एटलीस्ट अपने इनोवेटिव आइडियाज पिच कर सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स है जहां आपको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो उस वे में मुझे लगता है कि मोदी सरकार काफी ज्यादा उसके लिए हार्डवर्क कर रही है। एटलीस्ट पहले कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी, अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज तो आई है, हमारे पास कोई वे तो आया कि जिसमें हम डायरेक्ट हो सकते हैं। तो उस वे में मुझे लगता है एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर, काफी सारे चैनल्स हैं, उसको फाइंड आउट करना है, उसमें हार्डवर्क करना है, और बिल्कुल उसके माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है माननीय मोदी जी की तरफ से हमें। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये 8 साल के कार्यकाल अगर हम देखें मोदी साहब के, तो पहले एक रिएक्शन चाहूंगा आपका, कैसा कार्यकाल रहा ये? ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्योति जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं डॉक्टर रश्मि जी के पास जाना चाहूंगा। रश्मि जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके लिए ये कहा जाता है कि अपराध को लेकर के 12 साल तक की माइनर्स के साथ अगर किसी तरह की इस तरह का दुस्साहस करता है या रेप केसेज होते हैं तो उसमें नियम बदले गए हैं। उज्ज्वला योजना की अगर आप बात कहेंगे, उज्ज्वला योजना, लेकिन महंगाई की जो मार है जिसका सीधा असर पड़ता है रसोई पर, और महिला सबसे ज्यादा उससे प्रभावित होती है। अगर चिंता कहीं पे होती है तो सबसे पहले महिला उसकी चिंता का शिकार होती है। तो महंगाई को लेकर के कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ये साबित किया है कि अगर मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सरकार जो है वो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, और उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, या फिर महिलाएं हो। तो महिलाओं को लेकर मोदी सरकार बहुत संवेदनशील है, और महिलाओं के लिए उन्होंने हर तरीके के प्रयास किए हैं, कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। जैसा कि आपने कहा कि उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को लाभ मिला है, धुएं से मुक्ति मिली है, और उनका जीवन जो है वो बेहतर हुआ है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और अभी हाल ही में उन्होंने जो है 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम किया है, सब्सिडी दी है। तो मोदी सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसके अलावा फ्री सिलाई मशीन की योजना चल रही है, जिससे प्रत्येक राज्य में 50,000 सिलाई मशीन दी जाएगी महिलाओं को। इसके अलावा आपका पीएम आवास योजना है, जिससे 2 करोड़ महिलाओं को घर का स्वामित्व प्रदान किया गया है। और मोदी सरकार, जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरी बार जब सत्ता में आई तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक से निजात दिलाई।
जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों के जीवन में जो है उजाला लाना है, उनका विकास करना है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर उनका जीवन बेहतर बनाना हो या लिंगानुपात को सुधारना हो। प्रत्येक क्षेत्र में मोदी सरकार महिलाओं के विकास। नहीं, आपने ये तो कहा कि चलिए सब्सिडी की बात भी कही और भी बातें कह रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई की मार है अभी भी? जी, इसमें तो कई सारी चीजें शामिल है, जिसमें से एक तो आपका कोविड हो गया, और कोविड की वजह से बहुत सारी समस्याएं चुनौतियां आई हैं, जिसका मोदी सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सामना किया है। जी, लेकिन कोविड का महंगाई से क्या संबंध है? कोविड बिल्कुल ठीक है, एक विषम परिस्थिति दुनिया के सामने, महंगाई पे क्या? इकोनॉमी पे भी तो असर आया है ना कोविड की वजह से, इकोनॉमी। लेकिन आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि आंकड़े तो हमारे ये कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन एकदम बम्पर आया है, और उसकी वजह से तो हमें मानना चाहिए कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में। जी बिल्कुल, आप अगर बाकी फिर इकोनॉमी पे असर कैसे आ रहा है? कलेक्शन जब आपका ज्यादा है तो इसका मतलब लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ी है। जी, आप अगर बाकी देशों से कंपेयर करें, या हमारा चाहे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, आप सिर्फ आसपास की कंट्रीज को देख लीजिए, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बहुत बेहतर स्थिति में है। और मोदी सरकार ने महिलाओं। चले, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर रश्मि, वापस लौटूंगा, और डॉक्टर साहब वापस लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ रश्मि जी, वापस लौटूंगा। देखिए, अगर हम नेबर कंट्रीज की बात करें, चाइना को छोड़ के, इंडिया हमेशा से ही इनकी स्थिति में बहुत बेहतर रहे, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी कंट्री हो, ऐसा उससे तो हम बेहतर पोजीशन में हमेशा। महिलाओं का देखिए, आप अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अगर बात करते हैं, तो पहले की सरकारों के मुकाबले महिलाएं अब पहले से बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं स्वयं को। और अगर कोई भी, चलिए मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। एक बार मैं ज्योति जी का रुख करना चाहूंगा। जी ज्योति जी, मेरा सवाल वापस आपसे वही है कि 8 साल के कार्यकाल को, मोदी साहब का कार्यकाल, उसे किस तरह से देखती हैं आप? नमस्कार योगेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो कि जब मोदी जी ने जब सत्ता में आने की कोशिश की थी पहली बार, तब एक बहुत सारे नारे थे कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब नहीं सहेंगे नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और हमने जो देखा, 4 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। सबसे पहला महंगाई होता है। अभी डॉक्टर रश्मि ने बहुत सफाई से कहा कि उज्ज्वला योजना से बड़ा फायदा मिला है, और वो जब सिलेंडर, खाली सिलेंडर, महंगा सिलेंडर जब रसोई के कोने में पड़ा हुआ मुंह चिढ़ाता है, और महिला को चूल्हे पर जब रोटी बनानी पड़ती है ना, तो उसके जो आंसू निकलते हैं शायद वो महसूस नहीं कर रहे हैं। 500 रुपए आप सिलेंडर, 600 रुपए सिलेंडर को बढ़ा करके, और फिर आप बोलते हो हमने 200 रुपए की सब्सिडी कुछ परिवारों को देना शुरू कर दिया है, और उस पर फिर आप वाई वाई लूटना चाहते हो। तो इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? मोदी जी ने न केवल महिलाओं, पहला मुद्दा महंगाई होता है, जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, वहां सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ रही है इन सालों में। दूसरा मुद्दे की जब बात आती है उनकी बचत को लेकर के, नोटबंदी के बाद काले धन के नाम पर अगर सबसे ज्यादा, कोई और काला धन आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन महिलाओं की जो छोटी छोटी बचत थी, जिसको वो मुश्किल के समय पर अपने परिवार के लिए या अपने किसी उद्यम को शुरू करने के लिए काम में ले सकती थी, उसको काला धन बना करके उनसे छीनने का काम मोदी सरकार ने किया। बिल्कुल, ये दिन को नारी को इन्होंने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है मोदी जी ने। तीसरी बात आती है महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर के, और अब बोलते हैं महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या डॉक्टर रश्मि जी ये बता सकती हैं कि क्या रेप के आंकड़ों में कोई अंतर आया है? क्या कोई परिवर्तन आया है? पहले से बेहतर स्थिति हुई है? सुरक्षा के मामलों में आपने कोई पूरे देश में किसी शहर को भी आपने पायलट प्रोजेक्ट बना करके क्या कहीं पर कैमरेज लगाने की कोई व्यवस्था की है? कोई सुरक्षा के नाम पर आपने कोई काम, कोई इनिशिएटिव कोई शुरू किया है? जबकि हम सब देख रहे हैं कि इन सब चीजों के हालात जो है वो और ज्यादा खराब हो चुके हैं। जहां तक फिर एक चौथा जो हम उम्मीद करते थे, मोदी जी जहां उनके पास एक पूर्ण बहुमत है, एक स्ट्रॉन्ग बहुमत है, और अगर आप वाकई चाहते थे कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, वो पॉलिसी डिसीजन मेकर बन सके, वो महिलाओं के लिए और ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बना सके, तो आज संसद में मुझे नहीं समझ में आता कि महिलाओं के लिए 33% के लिए
कि वो 33% रिजर्वेशन के साथ इन पॉलिसी डिसीजन मेकर में सांसद बन सकती हैं, विधायक बन सकती हैं। इसमें कहाँ रोड़ा अटकता है? क्यों नहीं वो इस बिल को वो लेकर के आना चाहते? आज तो उनके पास सब कुछ है, आप बिल भी ला, आप तो पता नहीं कौन कौन से भूमि अधिग्रहण बिल को अध्यादेश ला करके पास कर लेते हैं, किसानों के कौन से काले बिल को पास कर लेते हैं अध्यादेश ला करके, लेकिन महिलाओं के लिए आपको ये 33% रिजर्वेशन का बिल जो है वो आपको ध्यान नहीं आता है, जो कि पॉलिसी डिसीजन मेकर में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सिद्ध हो सकता है। और जहां तक अभी बात जूही ने की कि डिजिटल इंडिया और ईस्ट इंडिया, तो इसकी परिकल्पना जूही राजीव गांधी जी ने देखी थी। और उस समय मुझे याद है कि जब कंप्यूटर्स जब आने लगे थे भारत देश में और 21वीं सदी की ओर जब बढ़ रहा था, तब यही बीजेपी के लोग थे जो बैलगाड़ियां लेकर के निकलते थे कि अगर कंप्यूटर अगर इंडिया में आ गया तो रोजगार चला जाएगा। यही वो लोग थे जो इस कंप्यूटरीकरण का विरोध करते थे। आज जो हम इंटरनेट के माध्यम से, आईटी के माध्यम से इतने ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवा पा रहे हैं, इतनी ज्यादा सुविधाएं उठा पा रहे हैं, उसका श्रेय इन 8 सालों को नहीं दिया जा सकता। उसका श्रेय उससे पहले राजीव गांधी जी के उस विजन को, उस सोच को दिया जाना चाहिए जिन्होंने उसकी शुरुआत की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप बार बार अगर कहना चाहते हैं कि मोदी जी की कोई उपलब्धि के नाम पर, तो हमें लगता है कि महिलाओं को खून के आंसू रुलाने के अलावा मोदी जी की ओर से और कुछ नहीं दिया गया है। जहां तक रोजगार, एक बात और कहना चाहूंगी, बिल्कुल स्टार्टअप्स को शायद बहुत इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से कुछ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा होगा, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जहां बात थी, और उसमें जब युवाओं की बात आती है तो उतनी ही काबिलियत महिलाओं में भी होती है, और उसमें महिलाओं को जब रोजगार मिलता है तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन वो रोजगार आज ठप पड़े। आप सारा दोष केवल और केवल कोविड को दे दे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा एक तरह प्रलय आई थी। ज्योति जी, मैं वापस आता हूँ। भारत की इकोनॉमी तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की विजन था। तो आज केवल आप कोविड को आप बहाना बना करके और सिर्फ उसको आप कह दें कि इस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये गलत है। वापस आ रहा हूँ ज्योति जी, वापस लौट रहा हूँ। कैसे काम करते हैं ज्योति जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास में, अभी लौट रहा हूँ मैं जूही आपके पास आना चाहूंगा। आप किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखती हैं। देखिए, अभी अक्सर कभी भी कोई महिलाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं तो उसमें घूम फिर करके रेप केस से छेड़छाड़ ये जरूर आती हैं। और देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है, स्टेट्स की होती है, लेकिन मेरा एक अलग इसमें सोच है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस के हमारे साथी जो बैठी हुई हैं, वो हो सकता है उनका अपना एक, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ही उनको बात करनी होगी, लेकिन आपको नहीं लगता ये कि एक सामाजिक बुराई है? मैं किसी सरकार को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके यहाँ पे किसी भी महिला की इज्जत पर को हाथ डाले। कोई नहीं चाहेगा। बेशक कहने को कोई सहज है कि देखिए महिला की इज्जत पे ये कर दिया, वो कर दिया, कोई चाहेगा ये? तो ये सामाजिक बुराई है क्या? वास्तव में वक्त नहीं है कि हम पॉलिटिकल चश्मे की बजाय इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में इसे देखें और इसे निपटने की कुछ कोशिश कर सकें? योगेंद्र जी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनना चाहिए, ये एक सोशल इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। एंड आई थिंक सारे जो भी हमारे लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स या नेशनल लीडर्स, वो उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अब हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन को महत्व दे रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, सेक्स एजुकेशन वगैरह की भी क्लासेस बच्चों को मिल रही है। तो जब जानकारी मिल रही है तब उनको आई थिंक दुनिया का नजरिया उनको देखने को मिल रहा है। तो वो भी एक टूल है जिससे हम कॉम्बैट कर रहे हैं सिचुएशन को। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, इसे सॉल्व होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर हम इसे स्टिग्मा की तरह जोड़ देंगे कि नहीं हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी खुद को क्वेश्चन किया? हम सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो मेरे को वो चीज बहुत बॉदर करती है कि इन पार्टी या दूसरे पार्टी को बोलने के बजाय हमें खुद को सेल्फ इनिशिएटिव लेना चाहिए उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, विमेन को एम्पावर करने के लिए। मैं मेरे यहाँ पे मेरा एक स्टूडियो है, मैं वहाँ पे हर फीमेल को बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग मेनली मेल डोमिनेटेड फील्ड है ये इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर, स्पेशली आर्किटेक्चर अभी तक इंडिया में। नॉट टू बी बायस्ड अगेंस्ट एनीबडी, बट हाँ मेल डोमिनेटेड फील्ड है। हम जब भी जाते हैं हमें साइड पे हार्डली 1 या 2 फीमेल मिलती होगी, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन वहां पे खुद की एक कमांड रखना, खुद का एक डेकोरम मेंटेन करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो दूसरे में इनकलकेट करना, एक सीड बोना, वो जरूरी है हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे इंडिविजुअलिटी के लिए। तो वो सरकार पे नहीं डाल सकते आप। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और देखिए,
हम एक आरोप लगाएंगे कि ये उसके गवर्नमेंट ने ये किया, मेरा अपना भरोसा है, हो सकता है राजनीतिक दलों का भरोसा टूट रहा हो, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मुख्यमंत्री, मुल्क कोई का नहीं चाहेगा ये प्रधानमंत्री, चीज। कोई भी मिनिस्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ पे महिलाओं की इज्जत के साथ कोई खेल सके। मैं तो ये कहूंगा कि उन पे चर्चा भी कोई कर सके कि ये इस तरह की अब्यूजिंग किसी ने लैंग्वेज यूज की है या फिर उनके साथ कोई मिसबिहेव हुआ है। अगर आज हम मैं 21वीं एक और सदी की चीज बात कर रहे हैं, ऐड करना विश्व चाहूंगी। गुरु की बात करते हैं, हम आध्यात्म की बात करते हैं और फिर हम अभी केवल रेप केसेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी कोई ऐसी बुराई हमारे यहाँ पे घुसी हुई है या एक हमारे कहीं ना कहीं कोई ऐसा नजर में खोट है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये पॉलिटिकल चश्मे की बजाय अगर हम सामाजिक बुराई के रूप में अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल। इसका जल्दी सॉल्यूशन हो पाएगा, ये सबको और तय करना एक और चाहिए। चीज है योगेंद्र जी, इसमें आप एक घर की तरह से देखिए, घर में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम के पीछे आप नहीं चल सकते कि हमारी कोई दरवाजे की लकड़ी खराब हो गई या फिर हमारे घर का पेंट मरम्मत हमें करवानी है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको आपको स्लोली रिजॉल्व करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम एकदम से नहीं वाइप आउट कर सकते, अगर वो होता तो कब की वाइप आउट हो चुकी होती वो। तो उस पर पॉलिटिकल लीडर्स डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रश्मि जी ने भी काफी अच्छा बोला, मैं पार्टली अग्री करती हूँ जो भी उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए। एंड हमारे आदरणीय जी ज्योति जी, मैं पार्टली आई थिंक डिसअग्री करती हूँ, बिकॉज कंप्यूटर से रिलेटेड आपने जो बात कही राजीव गांधी जी का, आई एम श्योर वो आइडिया होगा, मैं डिनाई नहीं कर रही, मेरे को ज्यादा पता भी नहीं है उस बारे में। लेकिन मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो उसे आगे लेके कौन जा रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चांसेस सबको मिले हैं लेकिन चांसेस पे खड़ा कोई नहीं उतरा है। मोदी जी ने शो करके बताया है एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, I have seen these channels, I have seen these platforms जहाँ पे मैं हम लोग एज अ स्टार्टअप अपने हुनर को रख सकते हैं और हमें क्रेडिबिलिटी मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी। तो जी चलिए, पहले आपने कोशिश ही नहीं की जुई, पहले आपने कोशिश ही नहीं की। जब आपको यही नहीं पता कि आईटी क्रांति कौन लेके आया, कंप्यूटर कौन लेकर के आया, जब आपको यही जानकारी नहीं है तो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया ना कि हमको इस तरह के चैनल्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो आपको जानकारी नहीं थी। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि आगे कौन लेके जा रहा है, प्रेजेंट की बात करो तो फिर प्रेजेंट की बात हम तो डेफिनेटली कंप्यूटर क्रांति लेके आए होंगे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना कंप्यूटर का एवोल्यूशन भी बहुत पहले हो गया था। फिर तो जो एवोल्यूशन लेके आया था या जिस साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर किया है कंप्यूटर, फिर तो पूरा ही क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए इस एवोल्यूशन का। बट वो नहीं होता, जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर जिस तरह से उस चीज को आगे बढ़ाते हैं उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। कौन यू हैव टू गिव द क्रेडिट। कंप्यूटर तो बहुत सालों पहले इनोवेटिव, हम कंप्यूटर की एग्जैक्टली आप हिस्ट्री में स्टक होके कुछ भी नहीं बोल सकते। जो प्रेजेंट में चेंजेस ला रहे हैं आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसकी और इसको पॉलिटिकल स्टिग्मा से निकालना पड़ेगा। मोदी जी ने किया है और उसके लिए हम अप्रिशिएट उन्हें करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। तो पॉलिटिकल स्टिग्मा के थ्रू नहीं बोल रही हैं आप, लेकिन जो नहीं किया है वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। ये कौन सा, ये तो बायस चीज हो गई कि जो करे वो तो मोदी जी ने किया है और जो नहीं किया वो मोदी जी ने नहीं किया, उसको आप पॉलिटिकली भी मत बनाइए। आप ये देखिए ज्योति जी, बहुत सारी ऐसी अपनी स्कीम्स होती है जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, काफी जूही मैं लौट रहा हूँ आपके पास, जूही मैं लौट रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। किया तो मोदी जी ने किया और नहीं किया तो फिर पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। मतलब करते वक्त तो जैसे कोई मोदी जी वैक्सीन की बात है तो हाँ, जैसे मोदी जी वैक्सीन बनाने गए थे तब तो आप नहीं बोलते हैं, तो एक तरफा बात नहीं। अगर क्रेडिट लेना है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, क्रेडिट नहीं लोगे तो जिम्मेदारी भी नहीं उठाओगे। दोनों की बात कर रही है तो आपने रेप केसेस की, दुर्व्यवहार की बात की, तो हुआ था उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। तो मोदी में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए अगर लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से रहा तो फिर आप कैसे दोष दे सकती है बीजेपी को? आप मोदी जी को दोष कैसे दे सकती हैं जब एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए अगर महिला के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इतनी विभत्स घटना हुई है। डॉक्टर रश्मि जी, मैं सुनिए, आप शायद निर्भया केस की बात कर रही हैं, तो देने का क्या क्रेडिट कैसे दे सकती? मैं यही तो मैंने जो किया वो तो मोदी जी ने किया और जो नहीं किया उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, वो आप पॉलिटिकल बात करो। मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि बात की बायस, यही तो बात है। अगर आप बातें कर रही हैं राजीव गांधी जो चीजें सामने दिख रही हैं उस पर आप चर्चा नहीं कर रही हैं।
उज्ज्वला का सिलेंडर देने का क्रेडिट लेते हो तो फिर सिलेंडर की रेट 600 रुपए बढ़ा देने की जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी पड़ेगी। लेकिन दोनों उससे तो महिलाओं का जीवन सुधरा, उस पे आप चर्चा नहीं करेंगे। आप एक महिला हो के संवेदनशील नहीं है, जिससे करोड़ों महिलाओं का जीवन सुधरा, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रही है। करेंगी, यही बात है, मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ। बाकी तो सब एक कंबाइंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप उज्ज्वला का सिलेंडर देने का क्रेडिट लेते हो तो फिर सिलेंडर की रेट बढ़ने की जिम्मेदारी भी उठाओ। दोनों बातें। 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम किया गया है सब्सिडी में, वो भी तो आपको सोचना चाहिए ना, वो भी आपको देखना चाहिए। की अगर महिलाओं जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को स्वीकारना सीखिए। फिर आप जब स्वीकार, और जहां तक बात बार बार आती है कि आपने पिछले 8 सालों में ही देश आगे बढ़ा, उसके पहले तो देश में कुछ होता ही आगे बढ़ा है। आज जो है महिलाएं अपने अधिकार को समझती हैं। नहीं बन के आया होता तो आज मोदी जी की इतनी वक्त भी नहीं। कांग्रेस के नाम पर झुनझुना बजाने से कुछ नहीं हो जाएगा। आज हमको राजीव जी की बातें बतानी पड़ती है, तब हमको मनमोहन सिंह जी की स्टेबिलिटी की बातें बतानी पड़ती है, वरना हम भी आज प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं कि क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई की मार है, क्यों नहीं 33% का बिल लोकसभा में संसद में पास होकर के आगे जाता है, क्यों देने के लिए किसी एक शहर में पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि पूरे शहर को कैमरे से पार दिया जाए, वहां पे महिलाओं को विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, क्या विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। आप जो है गलत। चलिए मेरा एक सवाल है, चलिए रश्मि जी मेरा एक सवाल है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, बेशक आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक रखती हैं, अपनी अपनी पार्टी का बचाव करना है और आपको हमला भी करना है सामने वाले पे। मेरा जो जूही से सवाल था वही आपसे भी है मेरा, कि महिलाओं के जो विरुद्ध जिस तरह के अपराध हम देखते हैं आए दिन, और ये मान के चलते हैं कि अभी किसी के मृत्यु दंड से बड़ा तो कोई दंड होता नहीं है, उसके बावजूद भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं, तो कोई ऐसी वजह नहीं है आप लोगों को क्यों लगता है किसी भी पार्टी के? आज आप हरियाणा में बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट आपकी भाजपा की, वहां पे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई भी घटना होती है, देखिए पॉलिटिकल लांछन आरोप बहुत सहज है, कि आप पे भी लगते हैं, आप लोग भी इन पे लगाते हैं, लेकिन कभी कोई सोचने की कोशिश करता है कि हम इसकी तय में भी जाने की कोशिश करें कि मृत्यु दंड तक की सजा का ऐलान करने के बाद, कानून में बदलाव के बाद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही, तो कोई तो ऐसी वजह है कि जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। किसी भी महिला के साथ दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो वो बिल्कुल भी गलत है, वो बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे सरकार किसी की भी हो। एक महिला होने के नाते मेरी पूरी संवेदना है इस विषय पे, और बहुत दुखद है इस तरह की स्थिति। इसके लिए हमें पुरुषों में जो है, हम सिर्फ लड़कियों को जो अनुशासन सिखाते हैं, तो हमें अपने लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा, हमें उनको महिलाओं की इज्जत करना सिखाना पड़ेगा, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये बिल्कुल मैं इस बात से जो सहमत हूँ कि हमें तो बजाय एक पॉलिटिकल, रश्मि जी मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिकल एजेंडे की बजाय इस पे इसकी जड़ में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसा हो रहा है। चलिए मैं जूही एक बार आपके पास आना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक है, आप क्योंकि एक महिला उद्यमी भी हैं, या कुछ अभी मोदी साहब से कोई अपेक्षा करते हैं कि हाँ इस रूट पे भी काम करना चाहिए, खासकर ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाएं आगे बढ़ सके? ऐसा लगता है कुछ आपको, क्या बस 8 साल में सब कुछ मिल चुका? नहीं, बिल्कुल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट देखिए रहता है। ज्योति जी ने भी जो भी कई चीजें बोली, मैं उनसे अग्री करती हूँ। स्कोप ऑफ डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इंडिया फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है। हमें डेफिनेटली ये जो सारे मोलेस्टेशंस, रेप केसेस वगैरह जो भी फीमेल्स के अगेंस्ट आ रहे हैं, हमें उस पर वर्किंग करनी चाहिए। कानून को सख्त होना पड़ेगा। इन्विजिलेशन जो छोटे छोटे सोसाइटीज वगैरह में होता है वो और सशक्त होना पड़ेगा। वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, बट वो वन थिंग एट अ टाइम। मेरे को ऐसे लगता है अगर हम सारी चीजें एक बार में किसी भी सरकार से डिपेंड करेंगे या फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे, वो ओवरवेलमिंग एज ए इंडिविजुअल सबके लिए होता है। तो आई थिंक गोल्स और प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे को फीमेल सेफ्टी पे वर्क डेफिनेटली करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी सरकार उस पर वर्क करेगी, मेरे को भरोसा है। जी ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए आप कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, आप कह सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगता है आपको कि हाँ गवर्नमेंट को इस रूट पे काम करना चाहिए? देखिए हमारा जो एजेंडा वो ये है कि कोई चीजें ऐसी भी निकल के आनी चाहिए जिसपे पता लग सके कि सरकार को इस रूट पे, जिसको अगर कहीं छूट रहा है तो उस पे भी वापस से लेके आए अपने प्लान को और वहां पे कुछ काम हो सके।
बिल्कुल योगेंद्र जी, मेरा तो जो कंसर्न था वो था भी महिलाओं के लिए। जैसे मैंने कहा कि 33% का रिजर्वेशन, जिससे कि महिलाएं पॉलिसी डिसीजन मेकर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। एमएलए और एमपी की जहां हम उम्मीद करते हैं, वो बिल पेंडिंग चल रहा है, बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, उसे गवर्नमेंट को लेकर के आना चाहिए। महिलाओं को एक मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे उस पॉलिसी डिसीजन में वहां तक पहुंचने के लिए। और कई बार सदन में हम देखते हैं कि व्यक्ति कुछ इस तरह की अप्रिय बातें महिलाओं के प्रति कह देते हैं और फिर हंसते हैं। तो वहां पे अगर महिलाओं की संख्या होगी तो इस तरह की घटनाओं पे और इस तरह की सोच पे निश्चित रूप से अंकुश लग सकता है। जहां तक बात महिला सुरक्षा को लेकर के है, तो मैं कहना चाहूंगी केवल संवेदना प्रकट कर देना, केवल ये कह देना कि हमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, से काम नहीं होता। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन मैं केवल ब्लेम करने के लिए, जैसा कहा आपने कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का भी मामला होता है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आपकी हो, सब जगह होते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट इस दिशा में सोचती है कि आपने कहा मृत्यु दंड तक की सजा है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। यानी कि हमारे प्रोसेस में पुलिस थाने में महिला जा रही तो क्या उसकी एफआईआर दर्ज हो रही है? न्याय के साथ साथ घटनाएं नहीं थम रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि कानून का खौफ नहीं है लोगों में, तो या तो कोई ऐसी नजीर पेश की जाए कि महिलाओं की पुलिस में भर्ती को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरेज आपको हर जगह, हर सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे कैमरेज लगाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी हर एक घटना को की जड़ तक आप पहुंच सके। हर महिला को झूठा बता करके कि ये तो यही महिला ही ऐसी होगी इसलिए इसके साथ ऐसी घटना हो गई, इस तरह की बातें जब जिस महिला के साथ बीतती है ना, उसको जब सुननी पड़ती है तो बहुत तकलीफदेह होती है। तो इस तरह की चीजें होना, महिला को लीगल एडवाइस को फ्री करके इजी अवेलेबल करवाना, ये एक गवर्नमेंट की सोच होनी चाहिए। और इस सोच में हम कमी महसूस करते हैं, मेरे को लगता है हर व्यक्ति कमी महसूस करता है। ज्योति जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, फिर कभी हम नारी में लेंगे। निश्चित रूप से आपकी 33% आरक्षण की जो तकलीफ है मैं उसको समझ सकता हूँ। और ये केरल में अभी देश की 92 एमएलए जो हैं महिलाएं, वो गई थी, 2 दिन का वहां पे कुछ अधिवेशन भी था लेजिस्लेचर में। तो उसके बाद में तय भी किया गया है कि पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर ये मुहिम चलाई जानी चाहिए और कोई भी पार्टी हो उसमें सबको शिरकत करके और ऐसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम भी खुश होंगे कि 33% महिलाएं, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। गवर्नमेंट को इस पर स्टेप उठाना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खैर चलिए, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, आप सभी अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो चलिए, नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।